अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने जिस टॉपिक पर डिस्कशन करनी है वो रिलेटेड टू प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन है। और इस अकाउंट पर कुछ प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन्स आई थी डीएक्टिवेट होने से पहले, वो हमने इमीडिएटली रिमूव करवा ली थी। और आज आपको गाइड करेंगे कि कैसे प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन को रिमूव करवाया जा सकता है। और इसके अलावा हम ये लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन और ये जो अदर पॉलिसी वायलेशन है इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे, ताकि ये पॉलिसी वार्निंग्स जो है वो हमारी आज कंप्लीट हो जाए। बाकी ये वाला पोर्शन जो है ये इनऑथेंटिसिटी के केसेस में इसको हम डिस्कस करेंगे, और जब हम आईपी कंप्लेंट्स को डिस्कस करेंगे तो उस टाइम पर सस्पेक्टेड और रिसीव आईपी कंप्लेन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली हम प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन को डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। फर्स्टली मैं इसको ओपन करती हूँ। अच्छा, ये जो पॉलिसी कंप्लायंस है यहाँ पर क्योंकि अभी है नहीं, यहाँ पर कोई वॉयलेशन इस वजह से ये हमें नजर नहीं आ रही, तो मैं आपको प्रोडक्ट जो है उसकी कंप्लेन के बारे में डिटेल में गाइड करने के लिए ऑथेंटिसिटी की फिलहाल कंप्लेन ओपन करती हूँ, ताकि हम सेलर यूनिवर्सिटी के पोर्शन पर चले जाएं, वहां पर जाकर हम कंडीशन कस्टमर कंप्लेन उसको हम देख सकें और सर्च कर सकें। सो फर्स्टली मैं यहाँ पर आर्टिकल में ये प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन इसको मैं सर्च करूंगी, और सर्च करने के बाद यहाँ पर हम कंडीशन के जो इश्यूज हैं उसको हम देखेंगे कि किस तरह से उसको हमने डिस्कस करना है। यहाँ पर डिफरेंट जो है वो रिव्यूज के रिलेटेड, और ये न्यू एज अ सोल्ड ये वाली कंडीशन, मतलब कंडीशन का मतलब यही होता है कि आपने जो है वो प्रोडक्ट जिस तरह की आपने लिस्ट की है उसी तरह की आपकी प्रोडक्ट जो है वो होनी चाहिए, तो ये कंडीशन कस्टमर कंप्लेन है। अगर कंडीशन कस्टमर कंप्लेन को आप अवॉइड करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपके जितने भी कस्टमर्स हैं वो कॉन्फिडेंस से शॉप करें, जो भी प्रोडक्ट उन्हें रिसीव हो वो बिल्कुल उसी तरह एक्सपेक्टेड हो जिस तरह से जो कंडीशन उन्होंने एक्सपेक्ट की थी, तो एज ए सेलर अमेजोन पर हमारा ये रोल है कि जो भी आइटम्स हम सेल आउट करें वो एक्यूरेटली डिस्क्राइब होनी चाहिए, और उसकी जो कंडीशन है वो एज इट इज होनी चाहिए जो कि हमने लिस्ट की है। अब इसमें किस टाइप के इश्यूज आ सकते हैं, तो चाहे आप एफबीए कर रहे हैं, चाहे आप अपने वेयर हाउस से ऑर्डर्स को फुलफिल कर रहे हैं, कस्टमर कंप्लेन आ सकती है। अब इश्यूज क्या हो सकते हैं कि प्रोडक्ट पे स्क्रैचेस हैं, स्कफ है, या कोई और फिजिकल इम्परफेक्शन है। अब इसमें स्क्रैचेस और फिजिकल इम्परफेक्शन जो है वो कंसिस्टेंट नहीं होती, और अगर गाइडलाइंस के हिसाब से देखा जाए तो प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल न्यू कंडीशन में अगर आप लिस्ट करते हो तो ये चीज़ें उस पर नहीं होनी चाहिए। आइटम्स दैट आर डर्टी, सॉइल्ड और हैव हेयर स्टेन्स, ऑर्डर्स और अदर सब्सटेंसेस, अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो तब भी ये प्रोडक्ट जो है वो पुअर कस्टमर एक्सपीरियंस में जाएगी। इसके अलावा अगर पहले से उसकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग अगर ओपन हुई हुई है, या उसकी सील है ही नहीं, या ब्रोकन सील है, या प्रोटेक्टिव कवरिंग उसका नहीं है, या फिर उस पे कोई भी वेयर एंड टेयर के यानी कि स्क्रैच वगैरह की कोई साइन है उसके ऊपर, उसका कोई पार्ट टूटा हुआ है, और या फिर कोई पार्ट ही मिस है, या फिर इस तरह से कि कोई आइटम बिल्कुल वर्क ही नहीं कर रही, या फिर आइटम जो है वो रॉन्ग हमने सेंड कर दी है, साइज में, कलर में या स्टाइल में उसे डिफरेंट रिसीव हुई है, या फिर डिफरेंट लैंग्वेज में है, कंट्री में, वेरिएंट में है, मॉडल में या एडिशन में। जैसे अगर कोई सॉफ्टवेयर या कोई इस तरह की गेम्स वगैरह की कोई डीवीडी सीडी कोई इस तरह की चीज़ है जो हमने उन्हें देनी थी, या ऑडियो बुक है कोई, तो उसमें लैंग्वेज का इशू आ गया कि उन्होंने इंग्लिश में कही थी, हमने इटालियन में सेंड कर दी, तो वो वट एवर इस तरह के जो इश्यूज हैं ये चीज़ कंडीशन कस्टमर कंप्लेन में हो सकती है। ज़्यादातर जो है वो मिसिंग पार्ट, या आइटम डज नॉट वर्क, या फिर इसमें ये होता है कि रॉन्ग आइटम हमने सेंड कर दी है, इसकी वजह से कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो नेगेटिव आ रहा होता है। अब किस तरह से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, हमें बायर के मैसेजेस, कस्टमर फीडबैक, प्रोडक्ट के रिव्यू, क्लेम, रिटर्न, हर चीज़ को अच्छी तरह से देखना है, ताकि कस्टमर जो भी हमारी प्रोडक्ट के बारे में कह रहे हैं हम उन्हें डिटेल में अच्छी तरह से देख सकें। अब कंसीडर करने हैं हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ, जिससे हम क्वालिटी और कंडीशन जो भी प्रोडक्ट की है उसको हम देख सकें। तो सबसे पहले तो कंडीशन जिसमें हम लिस्ट कर रहे हैं उसको हमें गौर से देखना है कि हम अगर न्यू लिस्ट करें तो हमारे पास प्रोडक्ट न्यू ही अवेलेबल होनी चाहिए।
और अगर कोई लिस्टिंग ऐसी है जिसमें कोई ASIN जो है वो करेक्ट नहीं है, जिसमें वेरिएंट एडिशन या लैंग्वेज बिल्कुल एग्जैक्टली मैच नहीं कर रही, तो फिर आप उस चीज़ को पहले ही कंसीडर कर लें, रिमूव कर लें, जैसे के बाद में इशू हो। और मेक श्योर करें कि जो प्रोडक्ट है जैसे डिस्क्राइब हम कर रहे हैं एक्यूरेटली उसी तरह उसकी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। और अगर आइटम जो है वो किसी और प्रोडक्ट के साथ कंपैटिबल है या कंपैटिबल नहीं है, तो फिर हमें दोनों सूरतों में लिस्टिंग को अपडेट करने की ज़रूरत होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कि एंड्रॉयड फ़ोन्स के साथ कंपैटिबल है लेकिन आईफ़ोन्स के साथ नहीं है, तो फिर आपको ये डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है ताकि डिस्क्रिप्शन बिल्कुल क्लियर हो और कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो और कस्टमर जो भी मतलब एक्सपीरियंस उसे मिल रहा है वो उससे कंफ्यूज ना हो और उसकी वजह से उसे नेगेटिव एक्सपीरियंस फेस ना करना पड़े। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो लिस्टिंग में हाईलाइटेड आपको करनी चाहिए। बाकी क्वालिटी के ऑडिट्स आपको करने होते हैं कि प्रोडक्ट की कोई सील टूटी हुई ना हो, एक ट्रेंड प्रॉपर स्टाफ आपको रखना होता है, अपनी क्वालिटी कंट्रोल जो है उसको आपने बेहतर करना है। इसके अलावा पैकेजिंग जो है उसको आपने देखना है कि बिल्कुल माइनर सा भी डैमेज ना हो, बबल रैप यूज़ करें, एयर पिलोज यूज़ करें या पॉलीथीन फोमिंग शीट, जो भी मतलब प्रोडक्ट के हिसाब से आपको चीज़ें चाहिए आप प्रॉपर उसकी पैकेजिंग करें ताकि प्रोडक्ट में इस तरह के इश्यूज फेस ना करने पड़े। इसके अलावा स्टोरेज एंड शिपिंग है कि आपको जो है वो इम्प्रूव करनी है अपनी स्टोरेज ताकि प्रोडक्ट जो है वो नीट एंड क्लीन रहे और मॉइस्चर से वो ख़राब ना हो। और यूजुअली जो सोइल्ड या डर्टी आइटम्स हैं वो इसी वजह से होती हैं कि हमारे वेयर हाउसेस वो इतने नीट एंड क्लीन नहीं होते, जिसकी वजह से अक्सर प्रोडक्ट के जो बॉक्सेस हैं उसके डैमेज होने का भी इशू ज़्यादातर क्रिएट होता है या फिर मॉइस्चर की वजह से प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही होती। अब आइटम को जो डिफरेंट आइटम्स हैं उनको स्टोर करें आप ताकि सेपरेटली, ताकि उसमें कोई भी एरर ना आ सके साइजेस, कलर और स्टाइल्स वगैरह में। अच्छा, अब आपने देखना है जिस तरह का इशू आएगा ना उसमें से जो फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन है उसमें इन्हीं में से पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। और शिपिंग और हैंडलिंग प्रोसीजर जो सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर्स के लिए उन्हें अप्रोप्रिएट हमने जो है वो डिज़ाइन करना है। और 2 पर्सन जो है वो स्पेशली रखें हैवी बल्कि आइटम्स को हैंडल करने के लिए। अगर आप हैवी बल्कि आइटम्स लाइक फर्नीचर और इस तरह की चीज़ें ऑफर कर रहे हैं और अगर आप FBA कर रहे हैं तो आइटम्स जो हैं फुलफिलमेंट सेंटर में बिल्कुल अप्रोप्रिएट पैकेजिंग में बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन में पहुंचनी चाहिए। इसके अलावा रिटर्न की प्रोसेसिंग जो है उसके लिए लेबल और जो रिटर्न प्रोडक्ट है उसमें जो स्टोर है जहां पर रिटर्न करना है वो बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। और आप जितनी भी रीसेल रिटर्न प्रोडक्ट्स हैं उनको आप न्यू में करके सेल ना करें। अगर वो मीट कर रही हैं क्राइटेरिया या कंडीशन गाइडलाइंस फिर आप उसको रीसेल कर सकते हैं। अगर उसकी ओरिजिनल पैकेजिंग ओपन नहीं है, बिल्कुल एज इट इज़ है, प्रोडक्ट में सारी कंपोनेंट्स मौजूद हैं, कोई चीज़ मिसिंग नहीं है, तो फिर आप उसको एज ए न्यू करके दोबारा से सेल कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है जो मैंने आपको गाइड कर दी। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसका नोटिफिकेशन किस तरह से रिसीव होता है, फिर आपने इसके ऊपर वर्किंग किस तरह से करनी होती है। सो फर्स्टली मैं यहाँ पर आपको इसका नोटिफिकेशन दिखाती हूँ। परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में जाकर कुछ प्रोडक्ट्स थी जिस पर इस तरह के इश्यूज आए थे और फिर उनको लाइक रिमूव करवा लिया गया था। सो यहाँ पर देखें, वी हैव रिमूव्ड योर लिस्टिंग बिकॉज अ बायर, अच्छा ये इनऑथेंटिसिटी है, इसको बैक चले जाते हैं। इसमें कुछ लिस्टिंग्स के भी इशू थे इसी तरह से, तो 1 मिनट ओपन करके देख लेते हैं ताकि हम इसको क्लियरली जो है वो देख सकें कि इसका नोटिफिकेशन किस तरह से रिसीव होता है। इसमें यही होता है कि आपकी जो लिस्टिंग है वो रिमूव की जा रही है या रिमूव हो सकती है अगर आप इसको अनएड्रेस छोड़ते हैं। इसको एक दफा देख लेते हैं, ये ऑथेंटिसिटी है। अब यहाँ पर देखें, ये कंडीशन कंप्लेन है कि बायर ने कंप्लेन की है कि जो आइटम उससे आपको रिसीव हो रही है वो डिफेक्टिव है या फिर वो फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रही। डिस्क्रिप्शन पेज के मुताबिक आइटम जो है
उसमें जो हमें कंप्लेन रिसीव हुई है वो इस प्रोडक्ट के एंड पर है, लेकिन वो कहते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो अभी भी उसकी लिस्टिंग अभी एक्टिव है, और अमेजोन ने हैज सेवरल प्रोडक्ट डिटेल एंड लिस्टिंग पॉलिसीज टू इंश्योर कस्टमर हैव कंसिस्टेंट बाइंग एक्सपीरियंस एंड रिसीव आइटम इन कंडीशन दे एक्सपेक्ट। तो अभी वो कह रहे हैं लिस्टिंग आपकी एक्टिव है। अगर आप वॉयलेशन रिमूव कराना चाहते हैं अपने अकाउंट से तो अकाउंट हेल्थ पेज पर जाएं और अपील कर दें। ठीक है, तो ये फिर करके हमने जो है वॉयलेशन इसकी रिमूव करवा दी थी। ये देखें, we have reviewed the information you provided and decided that you may continue to offer these item on Amazon। तो यही आइटम अगर आप देखें 5R5 एंड पर है ASIN के, और यहाँ पर भी देखें 5R5 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिस्टिंग को इसी तरह से रिमूव करवा लिया गया था, इसकी वॉयलेशन को रिमूव करवा लिया गया था। अब इसके लिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर आप कोई भी यानी कि प्रोडक्ट जो है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा होता है, तो सबसे पहले तो आपने देखना है नोटिफिकेशन इस तरह से आया है उसको देखना है। उसके बाद आपने देखना है यहाँ से कि प्रोडक्ट की जो कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस आप देख लें। वैसे ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, असल जो चीज़ मैं तलाश कर रही हूँ वो है वॉइस ऑफ कस्टमर। यहाँ पर पहले ऑप्शन होता था वो ख़त्म हो गया, लेकिन एक मिनट अभी हम दोबारा से उसको फाइंड आउट कर लेते हैं कोई और चीज़ ओपन करके। ओके, मिल जाएगा। ये टॉप पर उन्होंने ना असल में यहाँ पर इसको चेंज किया है, यहाँ पर कस्टमर एक्सपीरियंस को उन्होंने ऐड किया है। तो हम एक मिनट फाइंड आउट कर लेते हैं। नोटिफिकेशन एक दफ़ा क्लोज कर दें, वहां से हमें लिस्टिंग के बारे में पता चल जाता है वॉइस ऑफ कस्टमर के थ्रू कि प्रोडक्ट जो है वो हमने जो शिप की थी उसमें क्या इशू था, और उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। वो सारी चीज़ों को हम यहाँ से देख सकते हैं। प्रोडक्ट पॉलिसी कंप्लायंस ये भी नहीं है, वॉइस ऑफ कस्टमर का एक पोर्शन है ये वाला। यस, ठीक है, यहाँ पर वॉइस ऑफ कस्टमर। अच्छा, ये चाइल्ड एक्सेस है, चाइल्ड एक्सेस में अब अमेजोन ने ये वाला फीचर देना बंद कर दिया। तो आप मेन अकाउंट पर जाकर ना वॉइस ऑफ कस्टमर पे जाकर देखिएगा, तो आपको ना कुछ स्टैट्स नजर आएंगे, और उन स्टैट्स में जो प्रोडक्ट जिसमें प्रॉब्लम आया होगा ना उस प्रोडक्ट की डिटेल लिखी हुई होगी कि कस्टमर इस प्रोडक्ट के बारे में क्या कह रहे हैं, उन्हें क्या इशू फेस करना पड़ रहा है। अब जैसे हमारे में वो कह रहे थे कि डिफेक्टिव आइटम है, तो फिर हमने जो है इसके लिए आपके पास ना इनवॉइस लेजेड होना जरूरी है। अगर आपके पास इनवॉइस नहीं है तो फिर आप इस कंप्लेन को रिमूव नहीं करवा सकते। आप पॉलिसी वायलेशन को एक्नॉलेज करके और लिस्टिंग को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लिस्टिंग को कंटिन्यू करना चाहते हैं और इस वायलेशन को अकाउंट से रिमूव करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास यही बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है कि आपके पास एक तो वॉइस ऑफ कस्टमर के थ्रू आप देखो कि इशू क्या आ रहा है, और दूसरा ऑथेंटिक सप्लायर की आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए। अब जो इनवॉइस है उसका क्राइटेरिया आपको बताती चलूं कि इनवॉइस जो है वो सेल्स वॉल्यूम को शो करे, यानी कि अगर आपने 50 यूनिट लिस्ट किए थे तो इनवॉइस भी 50 यूनिट से अबव तो हो सकती है, लेकिन 50 से लेस नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा हो सकता है कि 10-10 यूनिट की आपके पास 5 इनवॉइसें मौजूद हों, ठीक है, लेकिन वो सब लिस्टिंग से पहले की डेट की होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने लिस्टिंग आज 31 मार्च को की है, तो लिस्टिंग की जो प्रोडक्ट की जो इनवॉइसेस हैं वो 31 मार्च को या उससे पहले होनी चाहिए, उससे पहले की डेट की होनी चाहिए परचेजिंग। अच्छा, ऑथेंटिक सप्लायर में सप्लायर की इंफॉर्मेशन जो है वो इनवॉइस पर लाजमी होनी चाहिए। लाइक आप अगर देखो तो इनवॉइस का सप्लायर का लोगो और उसकी वेबसाइट, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, फिजिकल एड्रेस और फैक्स, इस तरह की कोई जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी होनी चाहिए। इसके अलावा इनवॉइस में जो सेलर है उसकी डिटेल भी मौजूद होनी चाहिए, यानी कि अगर मैं सेल आउट करूँ तो मेरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मेरी कंपनी की होगी, मेरा नाम या मेरी कंपनी का नाम और एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये चीज़ें होंगी। बाकी बिलिंग इंफॉर्मेशन या शिपिंग इंफॉर्मेशन वो भी उस पर होंगी। शिपिंग इंफॉर्मेशन तो है, कंपलसरी है, और जो बिलिंग इंफॉर्मेशन है वो भी बहुत सारे ऑथेंटिक सप्लायर उसमें ऐड करते हैं, यानी कि बिलिंग एड्रेस स्पेशली ऐड कर देते हैं, ये कार्ड के लास्ट 4 डिजिट कर देते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो सारी इनवॉइस के ऊपर होनी चाहिए। अब आपने इसकी सबमिशन कैसे करानी है वो मैं आपको बता देती हूँ। अभी जैसे
लेट से ये वाली हमारे पास है, ये एक ही तरह की होती है, मतलब इनकी सबमिशन, ये जितनी भी पॉलिसी कंप्लायंस के पोर्शन होते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी, ये देखें जो भी लिस्टिंग होगी इसके आगे सबमिट अपील का बटन होगा, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो वो आपसे कहेगा कि आप अपनी सप्लायर की इंफॉर्मेशन, अगर आप इस लिस्टिंग को रीएक्टिवेट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको जो है वो कॉपी ऑफ इनवॉइस प्रोवाइड करनी है, इंश्योर करना है कि इनवॉइसेस पे ये सारी इंफॉर्मेशन लाजमी हो, और हम प्राइसिंग इंफॉर्मेशन जो है वो मतलब उसको हाइड कर सकते हैं, लेकिन हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप प्राइसिंग इंफॉर्मेशन भी हाइड ना करें। अब ये इनवॉइस का क्राइटेरिया है कि सप्लायर की तमाम इंफॉर्मेशन उस पर हो, बायर की तमाम इंफॉर्मेशन उसके ऊपर हो, आइटम की डिटेल डिस्क्रिप्शन उसके ऊपर हो, या एएसआईएन जो अंडर रिव्यू होता है उसको आप हाईलाइट या सर्कल कर सकते हैं। आइटम की क्वांटिटीज मैच होनी चाहिए आपकी सेल्स वॉल्यूम के साथ, इनवॉइस डेट भी होनी चाहिए, और डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक और अनऑल्टर्ड होना चाहिए। आपने इन सबको टिक करना है। टिक करने के बाद जो इनवॉइस है वो और जो प्लान ऑफ एक्शन है उसको पीडीएफ में आपने मतलब कन्वर्ट करके पीडीएफ फाइल बनानी है। इनवॉइस और उसको जो आपका प्लान ऑफ एक्शन होगा, इन दोनों को आपने इसके साथ अटैच करने और यहाँ पर सबमिट करवा देना है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि प्लान ऑफ एक्शन बनाना किस तरह से है। अब लेट से ये एएसआईएन है, और इस एएसआईएन को मैं सर्च करूंगी गूगल पे जाके। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर देखें, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट की डिटेल डिस्क्रिप्शन मुझे रिक्वायर्ड होगी कि अम, जैसे ये है, ये टाइटल है प्रोडक्ट का, और इसके अलावा ये प्रोडक्ट की सारी डिटेल है, ये चीज़ मुझे रिक्वायर्ड होगी अपील लिखते हुए। सबसे पहले हम रूट कॉज लिखेंगे कि हमारा जो इशू है वो क्या है। तो उसमें हम सबसे पहले अमेजोन को ये बताएंगे कि हमें प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन रिसीव हुई है। फिर हम अमेजोन को ये बताएंगे कि जो प्रोडक्ट है उसमें असल में इशू क्या था। अब जैसे हमें कस्टमर्स ने कहा है कि जो हमारी प्रोडक्ट है वो डैमेज है या डिफेक्टिव है। फिर आप उसके बाद ये बताओगे कि आपने प्रोडक्ट को चेक करके भेजा था अमेजोन के वेयर हाउस में, अगर अमेजोन के वेयर हाउस से ऑर्डर फुलफिल हो रहे हैं तो। और सेकेंड थिंग आप ये बताओगे कि आपकी सोर्सिंग कहाँ से है कि जो इनवॉइस है उसके सप्लायर की इंफॉर्मेशन आप उस पर एंटर करोगे। उसके बाद आप अमेजोन को जो है वो ये चीज़ एक्सप्लेन करोगे कि प्रोडक्ट थी क्या, और आपकी प्रोडक्ट में और इस प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है। ठीक है, कौन सा पार्ट डिफेक्टिव है, कौन सी चीज़ अगर मिसिंग है तो कौन सी चीज़ मिसिंग है, वो चीज़ आपने एक्सप्लेन करनी है। फिर आप प्रोडक्ट की ये जो डिस्क्रिप्शन है ये वाली, ये सारी यहाँ से कॉपी करके अपनी अपील में जो है वो मेंशन करोगे, ये वाली। ठीक है, ताकि प्रोडक्ट के फीचर्स को बताया जा सके, ये आपने कॉपी करके पेस्ट करनी है। उसके बाद आप बताओगे कि हमारी नेग्लिजेंस की वजह से जो प्रोडक्ट है उसमें हम प्रोडक्ट को क्रॉस चेक नहीं कर सके, हमने हमारा सप्लायर तो ऑथेंटिक है लेकिन जो प्रोडक्ट है उसको हम क्रॉस चेक नहीं कर सके, हमने प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक नहीं किया, या हमने प्रोडक्ट के पार्ट्स को चेक नहीं किया, या हमने ये नहीं देखा कि हर प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही। ये सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे। उसके बाद फिर आप क्या करोगे इसमें कि 1 या 2 यूनिट जो है वो रिटर्न करवाओगे एफबीए के थ्रू। एफबीए से अपने 2 ऑर्डर या 1 ऑर्डर जो है वो रैंडमली आपने वापस मंगवाना है, और इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि आपके सब प्रोडक्ट्स में इस तरह का इशू है या सिर्फ जो कुछ पीस कस्टमर तक गए थे उसमें ये प्रॉब्लम आई थी। तो ये चीज़ आप सारी क्रॉस चेक करने के लिए उस प्रोडक्ट को रिटर्न करोगे और उस प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन करोगे। इंस्पेक्शन करने के बाद आप अपील में लिखोगे कि हमने प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न मंगवाई है। हम उसको डिटेल में चेक करेंगे। अगर हमें रैंडम प्रोडक्ट हमें रिसीव होने के बाद पता चला कि सेम इशू उस प्रोडक्ट में भी है, तो हम सारी इन्वेंट्री को रिमूव करवाएँगे और सप्लायर से कॉन्टैक्ट करेंगे ताकि प्रोडक्ट जो है वो उसको या वापस किया जाए, या जो भी उसकी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है उसको निकाला जाए। और फर्दर हम ये करेंगे कि जितने भी कस्टमर जो कि इफेक्टेड हैं उन सबको हम रिफंड कर देंगे, खुद से रिक्वेस्ट करके भी, या पार्शियल या फुल जिस तरह से भी है वो आप मेंशन कर दीजिएगा। इसके अलावा आप डिटेल में ये बताओगे अमेज़न को कि अब हम इस लिस्टिंग को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन हम इसको प्रोडक्ट को दोबारा से सोर्सिंग करके इसकी, और दोबारा से जो है वो प्रोडक्ट को फिजिकली चेक करके और इस इशू को
चेक करने के बाद हम प्रोडक्ट को जो है वो एफबीए करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अपील में लिखने हैं। तो मैं शॉर्टली आपको इसकी अपील जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगी। अब हम फर्दर जो है वो मूव करते हैं नेक्स्ट पॉलिसी वायलेशंस की तरफ, और उन्हें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इन बाकी माइनर जो इश्यूज आते हैं उनको किस तरह से सॉर्ट आउट करना है। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि अदर पॉलिसी वायलेशन है। यूजुअली यहाँ पर जो अदर पॉलिसी वायलेशन होती है, इसमें प्राइस फिक्सिंग लॉ का इशू आता है कि हमने जो प्राइस मतलब लगाई होती है वो प्लस या माइनस हो रही होती है। यानी कि एक थ्रेशोल्ड होता है जिसे हम कह देते हैं कि प्रोडक्ट जो है उसमें प्राइस या कम है या प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो ये प्राइस फिक्सिंग बेसिकली इसको हम कह देते हैं। तो यानी कि जो ऑफर्ड प्राइस है, अगर हम उससे कम प्राइस में सेल आउट करने की कोशिश करेंगे या ज़्यादा प्राइस में सेल आउट करने की कोशिश करेंगे, तो अमेज़न दोनों कंडीशंस में अपने सेलर को रोकेगा कि आप प्राइस फिक्स ना करें। फिक्सिंग लॉ को जो है फॉलो करें। फेयर मार्केट प्लेस आपके पास होनी चाहिए, फेयर प्राइसिंग होनी चाहिए आपके अकाउंट पर। मैं अकाउंट अभी शेयर करती हूँ आपके साथ। तो उसमें वो अमेज़न जो है उनको थ्रेशोल्ड पर रोकेगा जाकर और कहेगा कि आप इस चीज़ को मैनेज करें। आप देखें, प्राइस को अपडेट करें। इसी रेंज के अंदर आप अपनी प्राइस को फिक्स कर सकते हैं। ना बहुत कम प्राइस में आप सेल आउट कर सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा प्राइस आप ऑफ़र कर सकते हैं। दोनों कंडीशन में आप जस्ट प्राइस को अपडेट करोगे तो आपका अकाउंट जो है वो रीएक्टिवेट हो जाएगा। मैं एक रनिंग अकाउंट आपके साथ शेयर करती हूँ, और इस अकाउंट पर जो है कुछ ना कुछ इस तरह के इश्यूज आते रहते हैं, लेकिन देख लेते हैं करंटली इस पर कोई इशू है या नहीं। तो ये जिस तरह से देख सकते हो कि काफ़ी हमारा बड़ा और पुराना अकाउंट है। इस अकाउंट पर हम अकाउंट हेल्थ के पेज पर चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें ये बिल्कुल क्लीन है। यहाँ पर अदर पॉलिसी वायलेशन आई हुई है, इसको हम देख लेते हैं। अब इसमें देखिए नो इम्पैक्ट है, लेकिन यहाँ पर देखो वॉयलेशन ऑफ अमेज़न मार्केट प्लेस फेयर प्राइसिंग पॉलिसी। अब सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ पर प्राइसिंग को अपडेट करना है, और जैसे ही हम अपडेट करेंगे तो हमारी ये जो लिस्टिंग के ऊपर वॉयलेशन है ये ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगी। तो ये कोई बहुत बहुत बड़ी वॉयलेशन नहीं है, माइनर है, और इसका कोई इम्पैक्ट भी ज़्यादा नहीं होता। अब यहाँ पर देखो मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस आ रही है यहाँ पर, ठीक है, जो मतलब हमने ऑफर की हुई है, और मतलब ये रिकमेंडेड प्राइस है। और अगर आप शिपिंग और प्राइस दोनों को मिलाकर अगर आप चार्ज करना चाहते हैं तो इतनी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अमेज़न कह रहा है कि आप अपनी प्राइस को अपडेट करें। अपडेट करने के बाद यहाँ सेव पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो ऑटोमेटिक वॉयलेशन है अकाउंट से ये रिमूव हो जाएगी। लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास इसका स्टॉक अभी अवेलेबल नहीं है, इस वजह से हमने इसकी प्राइसिंग जो है वो इस तरह से की है। हम इसकी प्राइस को अपडेट नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप जो है वो इसकी प्राइस को अपडेट करोगे तो जस्ट प्राइस अपडेट करने से ही ऑटोमेटिक ये वाली जो वॉयलेशन है ये अकाउंट से रिमूव हो जाएगी। अच्छा, बाकी अब हम चलते हैं दोबारा से अकाउंट हेल्थ पर। अच्छा, अब इसके बाद हम यहाँ पर देखें, एक और हमारे पास पोर्शन होता है जिसमें लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन होता है और रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन होता है। ये जो दोनों वायलेशंस हैं ये यूजुअली इस तरह की आइटम्स पर आती हैं जिसमें हम लाइक कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि बैन होती हैं, अमेज़न पर हम सेल आउट नहीं कर सकते। तो उन आइटम्स को अगर हम सेल आउट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें फिर अकाउंट जो है वो हमारा डीएक्टिवेट हो सकता है, ठीक है। तो 1 मिनट दीजिएगा। हुँ। अच्छा, ये मैं सेलर यूनिवर्सिटी ओपन कर रही हूँ दोबारा से ताकि मैं आपको रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट की पॉलिसी जो है वो बता सकूँ। बाकी ये फेयर प्राइसिंग की मैंने आपको बता दी है कि इसमें हम मिसलीड नहीं कर सकते, रेफरेंस प्राइस जो भी है वही हमें सेट रखनी है। अच्छा, अब रिस्ट्रिक्टेड जितनी भी आइटम्स हैं उनको हम सर्च आउट कर लेते हैं। हाँ जी, कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जिस पर रेस्ट्रिक्शन होती हैं, वो रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स कंसीडर होती हैं। अब ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि मतलब जिनकी सेल जो है वो लॉफुल नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक, इलीगल, अनसेफ या रेस्ट्रिक्टेड जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं
जितनी भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं और अगर हम उसे सेल आउट करने की कोशिश करते हैं तो वो प्रोहिबिटेड होती हैं, हम उसे सेल नहीं कर सकते। और अगर आप अमेज़न को जो है वो कोई एविडेंस प्रोवाइड कर देते हो कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हो और आपके पास जो है उसके प्रॉपर लाइसेंस बेसिकली होते हैं। अगर आपके पास वो लाइसेंस अवेलेबल है तो आप इन आइटम्स को सेल आउट कर सकते हैं और अगर आपके पास लाइसेंस अवेलेबल नहीं है, फिर आप इसको नहीं सेल आउट कर सकते। तो यूजुअली अमेज़न जो है वो यही कह रहा होता है कि जितनी भी थर्ड पार्टी के एक्सपर्ट्स हैं, वो तमाम ऐसी प्रोडक्ट सेल आउट करें जो कि लीगल हों। लेकिन अगर अमेज़न डिटेक्ट कर लेता है कि हम इल्लीगल प्रोडक्ट या अनसेफ प्रोडक्ट जो है वो मार्केट प्लेस पर सेल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, अमेज़न हमारे अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकता है। अच्छा, कुछ ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिसमें लिस्टिंग से पहले हमें प्री अप्रूवल लेने पड़ते हैं अमेज़न पर सेल आउट करने के लिए। अब प्री अप्रूवल्स होते क्या हैं? यानी कि उनको सेल आउट करने से पहले हमारे पास कोई ना कोई अथॉरिटी लाइसेंस या कुछ भी चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, इस वीडियो को आप देख सकते हैं, मैं इसका लिंक वैसे शेयर कर दूँगी कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो प्रोडक्ट कैटेगरी या ब्रांड को अनगेट करने के लिए। तो अनगेट करना Loans बहुत are treaty ज़रूरी apply है। to sell a product category or brand. There are a few steps you should take before listing a product in the Amazon store. First, confirm that it's okay to sell. Make sure it's safe and complies with all laws and regulations. You should also review Amazon's restricted product and product compliance policies to verify that it isn't prohibited by Amazon and meets all product specific requirements. Next, determine if the product requires any approvals. Although products can be listed in the Amazon store without approval, we require approval to list certain products, categories, and brands enrolled in Amazon Brand Registry. अच्छा, सिर्फ़ कुछ ही प्रोडक्ट्स होती हैं जिन पर हमें अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। तो अप्रूवल लेने के लिए हमें सेलर सेंट्रल में रिक्वेस्ट 2 तरह के अप्रूवल होते हैं। एक सॉफ्ट अप्रूवल होता है जिसमें हम सिर्फ़ रिक्वेस्ट पुट करते हैं, अमेज़न उसे देखता है और चल भई अकाउंट जो है वो कह देता है कि अब आप लिस्ट कर दो। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आप प्रॉपर जो है वो पहले इनवॉइस प्रोवाइड करते हो, लेटर ऑफ ऑथराइज़ेशन प्रोवाइड करते हो। अगर कोई और सर्टिफ़िकेट रिक्वायर्ड होता है तो पहले वो प्रोवाइड करते हो, उसके बाद आप लिस्टिंग कर सकते हो। अच्छा, वो जो सॉफ्ट अप्रूवल वाली प्रोडक्ट है उसमें लेटर ऑन लिमिटेशंस जो है अमेज़न शो कर सकता है। अब यहाँ पर देखो, जब ऐड प्रोडक्ट पे जाते हैं तो अमेज़न लिमिटेशन दिखाता है। अगर लिमिटेशन जो है उसमें अप्लाई टू सेल आता है, हम क्लिक करते हैं तो अगर हमारे पास वो कोई चीज़ें माँगता है, तो फिर हमें जो है वो चीज़ें प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ जस्ट हम क्लिक करते हैं अप्लाई टू सेल पर, तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो हमें लिस्टिंग अलाउ कर देता है। लेकिन लेटर ऑन अमेज़न कभी भी उससे रिलेटेड, कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड हमसे कोई भी चीज़ जो है वो माँग सकता है। तो यहाँ पर देखिए, इनवॉइस की भी एक रिक्वायरमेंट होती है जब आप अप्लाई करते हो सेलिंग के लिए। तो इसकी जो डिटेल है वो लिंक मैं आपसे शेयर कर दूँगी, आप इसे ओपन करके देख लीजिएगा। ठीक है? तो इसको डिटेल में आपने देख लेना है। तो ये अप्रूवल्स होते हैं जो कि हमें पहले से लेने पड़ते हैं। कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं या कैटेगरीज़ होती हैं जिसमें पहले ही अमेज़न को एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जिसमें ख़ास तौर पे सप्लीमेंट्री जितनी भी प्रोडक्ट होती है सप्लीमेंट से रिलेटेड, उसमें गारंटी हमें चाहिए होती है। अमेज़न को एक सर्टिफ़िकेट चाहिए होता है एफडीए के थ्रू। जैसे हमारे यहाँ पर एफडीए होता है, वहाँ पर इसी तरह से उनकी गवर्नमेंट की जो है वो एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन होती है। जैसे खास प्रोडक्ट्स हैं जिसमें स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया के लिए एडिशनल रेगुलेशन की कुछ सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, सीटीडब्ल्यू ये वो। इसी तरह से यहाँ पर भी एफडीए क्लियर्ड या एफडीए अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स या एफडीए के लोगो उनके ऊपर होने चाहिए। तो मतलब हर प्रोडक्ट से रेलिवेंट कुछ ना कुछ है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में अल्कोहल, एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, फाइन आर्ट है, होम डेकोर है, मतलब ये बहुत सारी कैटेगरीज़ में ये चीज़ें आ जाती हैं जिसको हमें देखना होता है कि ये प्रोडक्ट हम डायरेक्टली सेल कर सकते हैं या नहीं। जैसे प्लांट एंड सीड प्रोडक्ट्स हो गई, ये पेस्ट कंट्रोल प्रोडक्ट हो गई, इसमें पेस्टिसाइड्स वाली बहुत ज़्यादा इसमें इश्यूज़ आते हैं, जिसमें अमेज़न आपको कहता है कि आप एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करोगे। तो ये चीज़ें होती हैं। अब इसमें ये होता है कि हमारे पास प्रॉपर अगर तो सप्लायर है, तो फिर हम सप्लायर से कॉन्टैक्ट करते हैं। कॉन्टैक्ट करने के बाद हम सप्लायर को कहते हैं कि भई उनके जो लाइसेंस हैं प्रोडक्ट से रेलेवेंट वो हमें प्रोवाइड करें। अगर तो वो ऑथेंटिक सप्लायर हुआ तो वो आपको लाज़मी प्रोवाइड कर देगा, अदरवाइज़ वो अपना अप्रूव्ड नंबर आपको प्रोवाइड कर देगा, दैट विल शोज़ कि वो सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसके पास ऑथराइज़ेशन है उस प्रोडक्ट की और वो बिल्कुल ओरिजिनल और सही प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है। तो उसके सर्टिफिकेट को अगर आप अपनी इनवॉइस के साथ लगाकर अटैच करके
आप सबमिट कराओगे तो आपका इश्यू रिज़ॉल्व हो जाएगा। बाकी अपील में आपको फिर मेंशन करना होगा कि जो सप्लायर ने आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की है, वो क्या है, आपने कैसे उनसे रिक्वेस्ट की थी और फर्दर जो है वो आप इस तरह के इश्यू को रिज़ॉल्व करने के लिए फ्यूचर में आप क्या करोगे? तो फ्यूचर में ऑब्वियसली अगर कोई इस तरह की प्रोडक्ट होगी तो पहले आप रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी को डिटेल में देखोगे, देखोगे कि कोई अगर रूल इसके ऊपर अप्लाई होता है या नहीं होता है, एप्लीकेबल है या नहीं। अगर कोई रूल एप्लीकेबल होता है कि एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होनी चाहिए, तो पहले आप उस डॉक्यूमेंटेशन को अरेंज करोगे, उसके बाद उस प्रोडक्ट की सेलिंग कंटिन्यू करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको अपील में मेंशन करने की ज़रूरत होती है। सो ये सारी डिटेल थी माइनर पॉलिसी वायलेशंस जो कि मैंने आज आपके साथ डिस्कस की हैं। बाकी अब अपील्स मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। इससे रेलेवेंट आपके जो भी क्यूरीज़ हैं, वो आप काइंडली वन बाय वन पूछिएगा।